नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपकी ऑनलाइन क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट और लास्ट पोइम द स्नेयर यानी जाल या फंदा। जेम्स स्टीफन द्वारा कंपोज की गई ये पोइम है और इस पोइम में आपको पता है कि क्या बताया गया है। जेम्स स्टीफन ने एक खरगोश जो कि एक जाल में फंसा हुआ है, उसकी दर्द भरी चीख का वर्णन यहाँ पर किया गया है। पोइट जो कि इस वॉइस को पहचान तो लेता है, बट वो उसकी लोकेशन को ढूंढ नहीं पाता है कि वो कहाँ फंसा हुआ है। ओके, तो फर्स्ट स्टेंजा है, आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। आई हियर यानी मुझे सुनाई देता है या मैं सुनता हूं। सडन, सडन का मतलब अचानक, अकस्मात। आई हियर ए सडन क्राई, क्राई यानी चीख। मैं अचानक से एक चीख या दर्द भरी आवाज सुनता हूं। देयर, जगह की बात हो रही है यहाँ पर जहां से वो आवाज सुनाई दे रही है। देयर इज ए रेबिट, ऐसा लगता है वहां पर कोई खरगोश फंसा हुआ है। रेबिट यानी खरगोश। इन ए स्नेयर, स्नेयर का मतलब हो गया जाल, यानी ऐसा लगता है कि कहीं जाल में कोई खरगोश फंसा हुआ है। नाउ आई हियर, अब मुझे फिर से सुनाई दे पड़ती है। द क्राई अगेन, अर्थात मैं पुनः या फिर से वो आवाज़ सुनता हूँ। बट लेकिन आई कैंट टेल फ्रॉम वेयर, पर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो इस स्टेंजा में क्या बताया गया है कि पोइट को एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ को पहचान लेता है कि वो आवाज़ किसकी है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब आपसे सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं कि पोइट फिर से क्या सुनता है? तो वही सेम जो दर्द भरी आवाज़ है, सडन क्राई ऑफ पेन, वो सुनता है। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये क्या है जिसे कवि बता नहीं सकता, यानी कवि किस चीज़ के बारे में वर्णन नहीं कर सकता। तो कवि किस चीज़ के बारे में वर्णन नहीं कर सकता? उस डायरेक्शन के बारे में, यानी उस दिशा के बारे में जहाँ से वो खरगोश के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो आशा करता हूँ आपके फर्स्ट स्टेंजा अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए क्या लिखा हुआ है, बट लेकिन आई कैंट टेल फ्रॉम वेयर। देखिए आपके जो फर्स्ट स्टेंजा होगा उसकी लास्ट लाइन अगले स्टेंजा के फर्स्ट में, फिर अगले स्टेंजा की लास्ट लाइन, फिर अगले स्टेंजा के फर्स्ट लाइन में रिपीट हो रही है। इस दर्द भरी व्यथा को और ज़्यादा गहराई से समझाने के लिए क्या लिखा है, बट आई कैंट टेल, पर मैं बता नहीं सकता। आई कैंट टेल फ्रॉम वेयर, कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो क्या नहीं बता सकता? करेक्ट लोकेशन नहीं बता सकता रेबिट की। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, एड का मतलब हो गया हेल्प, यानी सहायता। ठीक है, तो मैं बता नहीं सकता कि वो कहाँ फंसा हुआ है। हाँ, मुझे इतना पता है वो किसके लिए आवाज़ लगा रहा है, कॉलिंग आउट कर रहा है, एड के लिए यानी हेल्प के लिए, सहायता के लिए वो पुकार कर रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटन एयर, यहाँ फ्राइटन एयर का मतलब क्या है? फ्राइटन का मतलब है भयभीत यानी डरा हुआ। फ्राइटन यानी भयभीत यानी डरा हुआ। फ्राइटन एयर का मतलब क्या हो गया? यानी उस वातावरण को वो चीख पुकार करते हुए भयभीत सा बना हुआ है, उस वातावरण में से वो आवाज़ लगा रहा है। उस भयभीत वातावरण में, एयर का मतलब आसपास का एटमॉस्फेयर, वातावरण की बात हो रही है। तो उस वातावरण को वो किस प्रकार से मतलब चीख चीख के यानी चिल्ला चिल्ला करके भयभीत सा माहौल बना देता है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और सब कुछ क्या हो जाता है? डर जाता है। अफ्रेड का मतलब भयभीत होना या डरना, यानी ऐसी दर्द भरी आवाज़ सुनकर के सभी लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है कि यार इतनी दर्द भरी आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो इस प्रकार से इस स्टेंजा में भी उसके दर्द भरी आवाज़ की बात की गई है। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं कि पोइट किस चीज़ को बता नहीं सकता? तो वही आपको पता है, करेक्ट लोकेशन रेबिट की नहीं बता सकता, यहाँ पर उसको पता नहीं है। इसके अलावा आप ये आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि सहायता के लिए कौन पुकार कर रहा है? तो रेबिट कर रहा है। किसके लिए पुकार कर रहा है? सहायता के लिए यानी हेल्प के लिए।
ठीक है, किस चीज़ को उसने फ्राइटन बना दिया है, तो फ्राइटन उसने एयर यानी एटमॉस्फेयर को बना दिया। किस वजह से? क्राइंग की वजह से, यानी चीख पुकार करने की वजह से। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेंजा के बाद ये आपका सेकंड स्टेंजा भी हुआ कंप्लीट। चलिए, आशा करता हूँ शायद ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए क्या, तो नेक्स्ट स्टेंजा में आपसे क्या पूछा गया है, क्या समझाया गया है इसमें। पहले तो इसको देखिए, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, वापस वही लाइन रिपीट हो रही है, यानी आसपास के वातावरण को, सब चीज़ों को भयभीत करते हुए। अफ्रेड का मतलब क्या हो गया? फ्राइटन यानी भयभीत, भयभीत। ठीक है। रिंकलिंग ऑफ हिज लिटल फेस, रिंकल का मतलब क्या होता है? झुर्रियाँ पड़ना, यानी सिकुड़ जाना। क्या होना? सिकुड़ जाना या फिर झुर्रियाँ पड़ना। ऑफ हिज लिटल फेस, यानी भय की वजह से उसके चेहरे पर झुर्रियाँ सी पड़ गई है। एज जैसे ही क्राइज, यानी वह चिल्लाता है। ही कौन? रेबिट। क्राइज अगेन फॉर एड, फिर से सहायता के लिए, एड के लिए वो क्या करता है? चिल्लाता है। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई है। एंड आई कैंट फाइंड आउट द प्लेस, और मुझे किसके बारे में पता नहीं है, मैं किस चीज़ का पता नहीं लगा सकता, उस करेक्ट लोकेशन का मैं पता नहीं लगा सकता जहां पर वो खरगोश फंसा हुआ है। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट स्टेंज। नेक्स्ट स्टेंजा है आपके, एंड आई कैंट फाइंड द प्लेस, वापस लाइन रिपीट हुई है, और मैं उस जगह का पता नहीं लगा सकता, या मैं उस जगह को ढूंढ नहीं सकता, मुझे नहीं पता। वेयर ही पा, पा का मतलब क्या होता है? पंजा। पा यानी पंजा। इन द स्नेयर, स्नेयर का मतलब जाल। मुझे नहीं पता कि कहाँ पर उसका पंजा है, वो उस जाल में फंसा हुआ है। लिटल वन, ओह लिटल वन, अरे लिटल वन, अरे छोटे प्यारे जीव, तू कहाँ फंसा हुआ है? आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं हर जगह तलाश कर रहा हूँ। सर्च यानी तलाश करना। मैं हर जगह तलाश कर रहा हूँ, पर मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? किस चीज़ का पता नहीं लगा सकता, उसका पंजा कहाँ फंसा हुआ है, या लिटिल वन किसके लिए यूज किया हुआ है, पोइट किसकी तलाश कर रहा है। तो इस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़। नेक्स्ट देखिए, अबाउट द पोएम। जेम्स स्टेफिन ग्रू अप, यानी बड़े हुए या रहे, इन द स्लम्स ऑफ डबलिन नाम की जगह की जो कच्ची बस्तियां हैं, झुग्गी झोंपड़ियां, वहाँ पर ये बड़े हुए। एंड वर्कड एज स्टेनोग्राफर, एज ए स्टेनोग्राफर के रूप में उसने काम किया। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज एज, यानी शुरुआती जीवन में उसने एक स्टेनोग्राफर का काम किया, और उसके बाद लेटर ही सर्व्ड फॉर सम ईयर्स एज असिस्टेंट क्यूरेटर इन डब्ल्यू में उसने कार्य किया एक असिस्टेंट क्यूरेटर के रूप में। और ही हैड डीप इंटरेस्ट इन गैलिक आर्ट, लीजेंड्स, लिटरेचर और कल्चर में उसको बहुत गहरी मतलब रुचि हुई, और तब उसने लिखना शुरू कर दिया। द पोइम डेफिक्ट्स ए रेबिट, यानी एक दर्द भरी व्यथा बताई गई है खरगोश की इस पोइम में। इन ए स्नैर क्राइंग आउट ऑफ पेन, एक जाल में फंसा हुआ खरगोश किस प्रकार से मतलब चीख पुकार कर रहा है, दर्द भरी आवाज़ दे रहा है। द पोइट कैन रिकोनाइज द वॉइस ऑफ द रेबिट, हालांकि पोइट है वो उस रेबिट की वॉइस को तो पहचान जाता है। विथ हिज पा इन टू द स्नेयर, उसको यह भी पता है कि शायद उसका पंजा है वो किसी जाल में फंसा हुआ है। द पोइट डेफिक्ट्स द सिचुएशन, यानी यहाँ इस स्थिति को वर्णित किया गया, बताया गया है इफेक्टिव तरीके से इमेजिन करते हुए, और सिंपैथेटिक एटीट्यूड, यानी एक सहानुभूति रवैया अपनाते हुए, काल्पनिक रूप से प्रभावशाली तरीके से एक दर्द भरी चीख को किस प्रकार से व्यक्त किया गया है यहाँ पर। द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टेंजा आपने देखा इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन, यानी पहले स्टेंजा की अंतिम लाइन अगले स्टेंजा की फर्स्ट लाइन रिपीट हो जाती है, या उस रूप में लिखी जा रही है, जैसा कि आपने पढ़ा। द फर्स्ट थ्री स्टेंजा आर रिटन इन इयम्बिक टेट्रामीटर,
with a stress at the end, but दिस डज नॉट हैपन इन द लास्ट स्टेंजा, यानी शुरुआत के प्रारंभिक जो स्टेंजा है वो प्रथम तीन स्टेंजा की जो रचना है वो किस रूप में हुई है? याम्बिक यानी एक छोटी मात्रा और एक बड़ी मात्रा होती है इसमें, टेट्रामीटर यानी चतुष्पदी जो छंद होते हैं उसमें लिखा गया है, लेकिन अंत में जो इस पे बल दिया जाता है प्रयोग करने के लिए, लेकिन आपको पता है ये लास्ट जो स्टेंजा है उसमें इसको बिल्कुल भी दर्शाया नहीं गया है। ओके, चलिए इसके बाद देखिए वर्ड लिमिट के बारे में। तो एक ही वर्ड है यहाँ पर, स्नैर। स्नैर का मतलब नूज यानी एक सिंबल है कैपिटिविटी का, कन्फाइनमेंट या डिटेंशन या लॉस ऑफ फ्रीडम यानी जाल में बंद कर लेना या फंदे में बंद कर लेना, एक प्रकार से आज़ादी को खो देना। ठीक है, इसके बाद देखिए ट्रू फॉल्स है, द पोइट इज हैप्पी थ्रू आउट द पोइम। क्या आपको लगता है कि इस पूरी पोइम में पोइट है वो बहुत खुश है? जी बिल्कुल नहीं लगता, पूरी पोइम में जो पोइट है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, तो ये बात क्या है, ट्रू होगी या फॉल्स होगी? तो ये बात होगी आपके फॉल्स, गलत बात है, यानी ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि वो खुश पूरी पोइम में नहीं है। नेक्स्ट है द पोइट कैन रिकोनाइज द साउंड ऑफ द रेबिट। बिल्कुल आपने पढ़ा स्टेंजा में कि पोइट है वो ये तो पता लगा लेता है कि वो साउंड को पहचान जाता है, लेकिन वो लोकेशन को नहीं बता पाता है। द पोइट कैन लोकेट द रेबिट एंड हेल्प हिम। क्या ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है? जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो लोकेट नहीं कर पाता है। हालांकि वो हेल्प करने की सोचता है, पर जब लोकेट ही नहीं कर पाता तो वो हेल्प करेगा कैसे? तो ये बात क्या है, फॉल्स है। द पोइम इज रिटन इन प्रेजेंट टेंस ओनली। जी बिल्कुल सही है, प्रेजेंट टेंस का ही यहाँ पर यूज हुआ है। आप देख रहे हैं सेंटेंसेज जो लिखे गए हैं वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज करते हुए इसको लिखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे ही क्राइज, अब क्राइज में क्या है, CRIES यानी सब्जेक्ट सिंगुलर ES लगा हुआ है, तो इस प्रकार से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुआ। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन्स एंड वर्ड्स आर रिपीटेड टाइम एंड अगेन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए द पोइट। क्या पूछा है कि पंक्तियों और शब्दों की बार बार क्या हुई है, रिपीट हुआ, यानी रिपीटेड हुआ है मतलब पुनरावृत्ति हुई है, कवि का क्या उद्देश्य है इस बात को लेकर के। तो आपको पता है जो रिपीट होने का मतलब है कि पोइट एक्सप्रेस करना चाहता है किसको, द पेन ऑफ द रेबिट को। तो द पोइट वांट टू एक्सप्रेस द पेन ऑफ द रेबिट, और क्या करना चाहता है, जो ह्यूमन सेंसिटिविटी है उसको जगाना चाहता है। वॉट पर्पज डज द इंट्रोजेक्शन बट सर्व इन द पोइम। क्या पूछा है, वॉट वॉट पर्पज डज द कंजक्शन या इंटरजेक्शन का यूज हुआ है किस रूप में, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, बट का, किसका यूज हुआ है, बट का। अब देखिए यहाँ वैसे इंटरजेक्शन लिखा हुआ है, तो इंटरजेक्शन तो एक प्रकार से क्या हो गया, विषम व्याधि बोधक चिन्ह हो गया, बट क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, तो इसका यूज किस संदर्भ में हुआ है बट का, वो देखना है। तो आपको पता है ये एक्सप्रेस कर रहा है पोइट के अर्नियस्ट डिजायर को। ठीक है, पोइट के अर्नियस्ट डिजायर यानी इच्छा को क्या करने के लिए, टू हेल्प द रेबिट, किसकी सहायता करने के लिए, उस रेबिट की, लेकिन वो क्या है, रेबिट की हेल्प नहीं कर पा रहा है, यानी ही इज अनेबल टू हेल्प द रेबिट बिकॉज ही कैंट फाइंड द करेक्ट लोकेशन। नेक्स्ट वर्ड है फाइंड द वर्ड्स और फ्रेजेस डिफिक्टिंग द कंडीशन ऑफ द रेबिट। क्या पूछा है कि उन शब्दों या वाक्यांशों को आपको पता लगाना है जिसमें खरगोश की दशा यानी स्थिति का या हालात का वर्णन किया गया है। तो आपको पता है ऐसे वर्ड्स बहुत सारे आपको मिलेंगे, क्राई ऑफ पेन है, क्राई अगेन है ना, इस प्रकार के, रिंकलिंग फेस है, तो इस प्रकार के कुछ वर्ड हैं, क्राइंग फॉर हेल्प या एड वाला है, ऐसे वर्ड्स है। फाइंड द राइम स्कीम, सॉरी,
फाइंड द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, यानी आपसे क्या पूछा है, राइम स्कीम पूछा है फर्स्ट स्टेंजा की। तो देखिए राइम स्कीम क्या होता है, इसके लिए अपन चलते हैं इसके फर्स्ट स्टेंजा में। तो देखिए फर्स्ट स्टेंजा ये रहा आपका फर्स्ट स्टेंजा, और इसमें क्या पूछा आपसे, राइम स्कीम। ठीक है, तो राइम स्कीम यानी किस प्रकार से निकाली जाती है राइम स्कीम। हालांकि ये लिटरेचर का पार्ट है, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए राइम स्कीम का मतलब है कि यहाँ पेन, पेन क्या है, एक ए साउंड है। ठीक है, फिर स्नेयर एक अलग साउंड है, तो इसको नाम दे देते हैं बी। फिर से देखिए अगेन, तो पेन अगेन, यानी ये दोनों साउंड मिल रहे हैं, इसका मतलब ये ए हुआ। फिर है वेयर, तो ये दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, बी। तो पहले आया ए, फिर आया बी, फिर आया ए, फिर आया बी, तो ये इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी ए बी। क्या हो गई इसकी राइम स्कीम, ए बी ए बी। तो आशा करता हूँ आपकी ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से ये आपके सिलेबस की ये लास्ट जो पोइम है, ठीक है, और वो हुई क्लियर। अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया आपको। हालांकि फिर वही आपको मैं बात कहना चाहूँगा कि जो चीज़ बोर्ड पे एक्सप्लेन की जा सकती है, जितनी डिटेल से, जितने अच्छे से सामने जब स्टूडेंट बैठे हुए हो, और वापस स्टूडेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हो, ऐसी स्थिति में एक्सप्लेन करने का कुछ मज़ा अलग ही है। फिर भी अकेले में एक मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे पढ़ा पाना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा अजीब लगता है। मुझे कभी कभी हंसी आने लग जाती है कि अरे यार क्या कर रहे हो भाई आप, ऐसा तो नहीं कि आप कहीं भटक रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा क्यों, जब जितने भी संसाधनों, सीमित संसाधनों का यूज करते हुए जहाँ तक मैं अपने विद्यार्थियों तक मैटर पहुँचा रहा हूँ, तो इसमें कोई बुरा काम नहीं है। मुझे अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। हालांकि बहुत कम व्यूज आए हैं, बड़ी चिंता का विषय है कि यार इतने सारे विद्यार्थी जो भी सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्या उनको ज़रा सी भी रुचि नहीं है, शायद ये चीज़ वहाँ तक पहुँची नहीं है जिनको ये पहुँचनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको 9th 10th 11th 12th की आरबीएसई सीबीएसई की जो इंग्लिश की चीज़ें हैं वो तो पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा कंपटीशन से संबंधित जितना भी मैटर है आपका, सारे एग्ज़ाम्स को लेकर के कोशिश रहेगी कि एक एक टॉपिक उनका भी ज़रूर डेली का अपलोड किया जाएगा। जितना मुझे नॉलेज है मैं उससे थोड़ा बेटर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, गलतियाँ एक मानवीय स्वभाव है, इंसान से गलतियाँ होती है। हो सकता है यहाँ पर भी बहुत सारी गलतियाँ आपको देखने को मिली होगी। आप कमेंट सेक्शन में लिखें, कमेंट्स के माध्यम से मुझे अवगत कराएं, बताएं कि सर आपसे ये गलती हुई है, इसको सुधारें, और फिर अपन अगली क्लास में उसको रिपीट नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि भाई जो गलती पहले कर चुके हैं उसको दोबारा से ना करें। वॉइस को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के, कंटेंट को लेकर के, फिर अगर किसी प्रकार की कोई आपको शिकायत हो तो ज़रूर आप मुझे बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स। ओके, बाय। जय हिंद, जय भारत।